अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस 18वीं लोकसभा में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सर्वप्रथम मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे अवसर दिया है। मैं हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। माननीय स्पीकर महोदय, आप एक बार फिर निर्वाचित होकर हमारे सदन के स्पीकर बने हैं। मैं आपको पूरे सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई और आपके इस कार्यकाल के शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी संख्या में नए सदस्य 18वीं लोकसभा में चुनकर आए हैं। बहुत सारे पुराने भी आए हैं। नए वालों को भी और पुराने वालों को भी सदस्य चुनकर जो आए हैं, संसद के सदस्य बने हैं, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव है और जनता ने इस पर मोहर लगाई है। फिर एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाई। देश का ये चुनाव ऐतिहासिक जनादेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 वर्षों के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के महानुष्ठान पर मोहर है। देश को जरूरत थी एक स्थिर और निरंतर सरकार की और देश ने एक स्थिर, निरंतर और प्रभावी सरकार को फिर चुना है और मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री चुना है। ये जनादेश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए है। ये जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है। ये जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। ये जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। ये जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। ये जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। ये जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। ये जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। और मैं ही नहीं, अब तो दुनिया भर के अनेकों देशों ने सर्वोच्च सम्मान अपने देश का किसी को दिया है तो हमारे प्रधानमंत्री और देश के लोकप्रिय नेता मोदी जी को दिया है। मोदी जी कैसे नेता जिनको यूएस कांग्रेस में एक बार नहीं 2-2 बार अपनी बात रखने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी अनेकों बातें, लेकिन ऐसे ही कोई मोदी नहीं बन जाता। इसके लिए तपना पड़ता है, खपना पड़ता है, जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और मोदी जी ने तो अपने जीवन का हर क्षण, हर पल देश के लिए जिया है, मां भारती के लिए जिया है। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हम सबको ज्ञात है कि 2001 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो तब से लेकर अब तक 23 वर्षों में एक दिन की भी छुट्टी अपने लिए नहीं ली, अपना जीवन जनता के लिए समर्पित किया है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि अगर किसी के जीवन में दुख का क्षण आता है जब अपनी मां से बिछड़ते हैं, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ तब भी उन्होंने उनकी चिता को अग्नि देने के बाद मात्र 2 घंटों के अंदर ही देश के लिए काम करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा समर्पण भाव क्या हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी के दिल में जो गरीब और जरूरतमंद के लिए पीड़ा है, हमने वो कोविड के समय देखा है। उनकी नीतियों में, कार्यक्रमों में, सब में नजर आता है कि वो गरीब के लिए कितने चिंतित रहते हैं। और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन को, अगर आप 2014 में देखें, मोदी जी जब सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद संसद आए तो पहला शीश कहीं पर झुकाया तो संसद की पहली सीढ़ी पर झुकाया और दुनिया के इस महान लोकतंत्र को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नमन करते हुए अंदर आए। और अंदर आकर भी
अगर शीश कहीं झुकाया तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर शीश झुकाकर। उन्हें कहा था मेरी सरकार सबका साथ सबका विकास करेगी, मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी। और पिछले 10 वर्षों में आपने देखा कि सारी योजनाएं उस दिशा में चली और जो पुराने नारे देते थे गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, इनके नारे ही रह गए। लेकिन मोदी जी की सरकार में 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। और मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो कोविड के समय हुआ, पिछले 100 वर्षों में दुनिया ने सबसे बड़ी त्रासदी तब देखी। भारत ने भी संकट को झेला और मैं भी उस समय सरकार का हिस्सा था। और मुझे याद है आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली बात कही वो ये कहा कि देश के गरीब का थाली खाली नहीं रहनी चाहिए, उसका पेट खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर आए और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, तो मोदी सरकार ने दिया है और आज वो देश के कोने कोने तक पहुंचाया है। उस समय दुनिया भर में जो डिलीवरी मैकेनिज्म था वो रुक गया था, लेकिन उसके बावजूद हमने देश के हर कोने तक अनाज पहुंचाया। वो बात अलग है, कुछ राज्यों में अपनी मोहर लगाकर लोगों ने वो सब काम किया। मैं एक और कहना चाहता हूं, कोविड के समय बहुत जरूरी था, प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी जहान भी, और जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए। जो पहले हमारे देश में होता था कि 40-40 साल दुनिया भर से वैक्सीन आती थी, इंपोर्ट करने में पुरानी सरकारें लगी रहती थी। आत्मनिर्भर भारत ये केवल सोच नहीं, ये केवल संकल्प नहीं, इसको सच करके दिखाया। भारत ने अपनी 2-2 वैक्सीन को बनाया और 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई। आज इस सदन में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जो भारत की बनी वैक्सीन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे और कहते थे कि वैक्सीन मत लगाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भारत के लोगों ने वैक्सीन तो लगाई ही, दुनिया के 157 देशों को दवाई और वैक्सीन देने का काम वैक्सीन मैत्री में किया, तो हमारे भारत ने किया है। मैं विकसित भारत पर कुछ जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जनादेश है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए। और इस यात्रा में हम चाहेंगे कि विपक्ष का भी पूरा सहयोग मिले, हम अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाएं। और अगर आज मैं एक बात करूं स्पोर्ट्स से स्पेस की और साइंस से स्टार्टअप्स की, तो हर क्षेत्र में भारत के नए कीर्तिमान दिखते हैं। आज नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखती है मेरे जो आंकड़े में देने वाला। माननीय अध्यक्ष जी, हमें विरासत में क्या मिला था? जब 2014 में हम आए तो इंडिया वॉज अमंग द फ्रेजाइल। भारत जो है 5 अर्थव्यवस्थाओं में एक बहुत ही लचीली अर्थव्यवस्था थी। अर्थव्यवस्था आप छोड़कर गए थे, आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत है और अगले 5 वर्षों के अंदर दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था मेरे भारत की होगी। और ये ऐसे नहीं हो गया। अगर मैं कहूं इनके समय इकोनॉमी फेलियर थे, पॉलिसी पैरालिसिस थी, स्कैम्स थे, क्रोनी कैपिटलिज्म था, ये सब आपके समय था। एक के बाद दूसरे घोटाले होते थे। लेकिन आज अगर मैं आंकड़े देखकर बताऊं, पिछले 10 वर्ष मोदी सरकार के कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप भी नहीं लगा पाया। ईमानदार सरकार दी है तो नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जीडीपी ग्रोथ रेट 4.6% थी। अगर मैं Q3 की बात करूं पिछले साल की, तो 8.4% है। आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश भारत है। CAGR इन्फ्लेशन की बात करूं तो आपके समय 8.7% था, आज वो कम होकर 4.8% रह गया। FDI $36 बिलियन थी इनके समय, हमारे समय $72 बिलियन, दुगनी है। एक्सपोर्ट इनके समय $466 बिलियन था, आज $770 बिलियन है। फॉरेक्स रिजर्व जो हम कहते हैं कि हमारे यहां पर फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं? विदेशी मुद्रा भंडार माननीय अध्यक्ष जी 303 बिलियन डॉलर से बढ़कर आज $650 बिलियन हो गया। 10 साल में हमने देश के खजाने को दुगना भरने का काम किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 5.1% था वो कम होकर 2% रह गया है। यही नहीं, अगर हम देखेंगे तो गरीब और जरूरतमंद इसके जीवन में क्या बदलाव आया। हमारी पार्टी का विचार ही अंत्योदय पर है।
पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के जीवन में सुधार कैसे लाया जाए, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच। I may have to name you. Your senior leaders are present here. LOP in his wisdom has yielded as to what the chairman has said. You don't allow chairman to say. What kind of anarchy you are engaged in? Honorable members, I had the privilege, I had the distinguished honor at the invitation, listen to it, at the invitation of the Speaker Lok Sabha to inaugurate Prerna Sthal. I was there. I saw the location. I saw the situation. I would urge the honorable members, before making a comment, spare time to go there, find out its situation, location. How advantageous it is, how well it has been done, and for the first time, in a methodical manner, in our cultural fashion, bringing our civilization to the fore. This has been done. Criticism, for the sake of criticism, can never be constructive. Let us keep away from it. You are a very senior man, sir. Please. You are sitting on your seat and still speaking. Shakti Singh, perhaps you need some kind of learning from your senior leaders. Don't disturb the LOP again. May I request the LOP to control his people first? Please go ahead. Sir, they are under your control. Under my control. Outside, they are in my control. I am glad they are under my control. I'll ensure it. I am grateful. और ये पहली बार हो रहा है, बहुत अच्छा कि आप मुझे एड्रेस कर रहे हो. I think others will also follow. साहब मेरा पैर दर्द दे रहा है. प्रधानमंत्री जी ने सर वो इस जगह पे थे कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने रखना, ये एक 1963-64 में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था. अब उस वक्त हमारे जो पंजाब के स्पीकर थे सरदार जी, हुकुम सिंह जी, सरदार हुकुम सिंह, हमने गुलबर्गा जब उन्होंने आए थे तब 2000-3000 लोग मिलके घेराव करके उनको कहा था कि साहब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति वहां पर लगाना जरूरी है, ताकि उन्होंने संविधान बनाकर इस देश को दिया और समानता के दृष्टि से, सामाजिक न्याय के दृष्टि से उन्होंने काम किया. आप तब भी घेराव करते थे. नहीं सुनिए, तब हमको 8-8 दिन की सजा हो गई. अभी वहां उस वक्त इन्हों नहीं थे उस वक्त, तो 8-8 दिन की सजा हो गई और 12 बलूते की जो डिमांड थी वो उसी में थी. सर ऐसे काम हम लोग बचपन में स्टूडेंट लाइफ में लड़के संघर्ष करके वो काम करवाने लगाए थे, आपने किया था, लेकिन अब ले जाके पीछे रख दिए. और 14 अप्रैल को हजारों लोग वहां दर्शन के लिए आते हैं. एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले. अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूँ, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए.